नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की लड़ाई अब अपने आखिरी पैदान पर पहुंच चुकी है और पूरे देश में अब सिर्फ एक ही सवाल है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बन रही है। क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो अमित शाह और अमित शाह के सिस्टम की मर्जी चलेगी। दोस्तों, अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो ये जो फाइनल राउंड है, आखिरी राउंड है वोटिंग का, ये सबसे मुश्किल बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी इस बार 122 में से 53 सीटें इस राउंड में लड़ रही है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखते हैं 2020 का, तो शानदार प्रदर्शन बीजेपी का था। 53 में से 42 सीटें जीती थी, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। सवाल इस बात का है, क्या इस बार भी इन 53 सीटों में बीजेपी 42 सीटें जीत रही है या 42 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। अब बीजेपी की बात मैंने शुरुआत में इसलिए की क्योंकि 6 नवंबर को जो पहला राउंड था वोटिंग का, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, डिसअपॉइंटिंग था, निराशाजनक था। और उस निराशा के पीछे दो प्रमुख कारण थे। एक तो जेडीयू और बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, इसमें आपस में बन नहीं रही थी। नीतीश नाराज थे क्योंकि अमित शाह उनको सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। सच्चाई है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बातचीत एक तरह से बंद है। अब ये एक गलत मैसेज गया पूरी पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में। और दूसरा कारण ये कि इस नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है, आप कुर्मी वोटर कह सकते हैं, ये बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी लड़ रही थी, वहां ये नीतीश का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी को। कई ऐसी सीटों पर जो रिपोर्ट आई। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले भी नीतीश कैंप और अमित शाह कैंप में झगड़ा जारी है, कोई सुलह नहीं हो पाई। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। ओके। नीतीश कुमार और अमित शाह में कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार इज नॉट हैप्पी। अब सवाल यह है कि आखिरी राउंड की वोटिंग में क्या अमित शाह और उनकी बीजेपी बाउंस बैक कर पाएगी। क्या जो नुकसान बीजेपी का पहले राउंड में हुआ था, उसकी रिकवरी सेकंड राउंड में बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ऐसा करने के लिए अमित शाह को इस राउंड में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है 85% प्लस करना पड़ेगा। 85% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा अमित शाह को। और इस स्ट्राइक रेट का मतलब ये कि हर 10 में से बीजेपी को 8 सीटें जीतनी, 8 से ज़्यादा सीटें जीतनी। टफ टास्क अमित शाह के लिए। अब दोस्तों, आज तो चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, सबके लिए कयामत की रात है। लेकिन इस कयामत की रात की जो बड़ी खबर है, उस पर आने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये सिर्फ आपकी ही वजह से, आपकी हौसला अफजाई, समर्थन की वजह से मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपकी प्रतिक्रिया से एक आइडिया लगता है कि मुझे किस तरह का वीडियो अगला बनाना है। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा क्राउड, सबसे ज़्यादा क्रेज, जोश, जज्बा अगर किसी नेता की रैली में देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ वो तेजस्वी यादव। जहां भीड़ उन पर टूटी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे, वोटर थे, वो युवा वोटर थे, 18 साल से लेकर 28, 29, 30, 32 उम्र के। अब दोस्तों, रैली में जो भीड़ है वो पैमाना नहीं होती हार और जीत का। असली बात यह है कि तेजस्वी यादव का फोकस क्या है। और जो मेरी बातचीत हुई, आगे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। तेजस्वी यादव का जो फोकस है वो सीमांचल, मिथिलांचल, यानी जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगा है सीमांचल का, या फिर नेपाल से जो बॉर्डर लगा है, ये जो एरियाज़ हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ा असरदार है, तेजस्वी की कोशिश है कि ये वोटर उनके हाथ से ना जा पाए। और इस तरह की तकरीबन 35-40 सीटें। और यहाँ पर एक पेच है, क्या इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर तेजस्वी के या महागठबंधन के मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट उनका काट रहे हैं? ये एक निर्णायक पहलू है।
अब दोस्तों अगर आप ये मैप देखते हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी और क्लियर होगी तेजस्वी की, जहाँ वो फोकस कर रहे हैं। जैसे कटिहार है, सीमांचल का डिस्ट्रिक्ट है, 44% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। इसी तरह से पूर्णिया है, यहाँ भी अच्छी खासी संख्या है, 38% है। किशनगंज है, यहाँ पर उनका फोकस है। अब अररिया है, 42%, यहाँ भी महागठबंधन को सीटें निकालनी होगी। इसी तरह से और भी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम वोटर बहुत असरदार है, जैसे सुपौल है, दरभंगा है, या मधुबनी है, नेपाल से सटी सीमा, सीतामढ़ी है, या फिर अगर आप पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मुस्लिम वोटर 20% से ऊपर दिखेगा। और ये जो 20% का चंक है, अगर ये स्प्लिट नहीं होता है, अगर ये मुस्लिम वोटर बंटता नहीं है जैसे पिछली बार बटा था, तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता और ज़्यादा आसान है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल, 11 तारीख को जो लास्ट वोटिंग है, क्रूशल वोटिंग है, उसमें क्या होने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव अपनी बढ़त को बरकरार रखेंगे या बीजेपी बाउंस बैक करेगी, वो वापसी करेगी मैदान में, गेम में वापस आएगी? और इससे भी बड़ा सवाल है, 14 तारीख को कुछ ही दिन में मशीनें जो खुलने वाली हैं उसमें क्या नतीजे आ रहे हैं, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कन्हैया बेलारी हैं, किंग ऑफ जर्नलिज्म कह सकते हैं बिहार के। बहुत सी बड़ी खबरें आज आपको देने जा रहे हैं, खासकर नीतीश कैंप और अमित शाह के बारे में। हमारे पास सरोज जी होंगे, सीमांचल पर आपको अपडेट करेंगे। अभिषेक हैं, वो भी आपको अपडेट करेंगे कि जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बेल्ट है, जिसके पास चाबी है कहीं ना कहीं महागठबंधन की, इस चाबी से क्या वाकई ताला खोलने जा रहे हैं जीत का, ये आपको बताएंगे अभिषेक कुमार। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, जो 1990 तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मैं बात हर बार इसलिए कर रहा हूँ आपसे, डिसाइडिंग फैक्टर है इलेक्शन कमीशन भी, स्टेट मशीनरी भी, इसको आप कम करके मत आंकिए। बेलारी साहब, एक सवाल तो मुझे लगता है आपसे पूछना बनता है, और सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और अमित शाह में आखिर बात बन गई है, कंप्रोमाइज हो चुका है, या अभी कंप्रोमाइज नहीं हुआ? ये सवाल तो मैं आपसे, अभी मुझे लगता है पूछना लाजमी है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। ओके। नीतीश कुमार और हाँ अमित शाह में कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इज नॉट हैप्पी उन लोगों से। इस बार चिराग पासवान मॉडल इन लोगों ने नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार को ये अच्छी तरह जानकारी है कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अभी भी बीजेपी को मैं कहा कि है तो मैंने उतना उत्साह में नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति जिताएगी कि क्या करेगी। बड़ा ये है कि वो लोग हैं कि नहीं, सरकार हम ही लोग बनाएंगे, हम ही लोग सरकार जी बनाएंगे, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज कर रही है, उनके लोग कहते हैं। लेकिन हम लोगों को तो कहीं से नहीं लग रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने जा रही है। इधर नीतीश कुमार होंगे या लालटेन जो है तेजस्वी यादव होंगे। हमको तो ये लगा, इसलिए कि तेजस्वी यादव का जो कंपेनिंग रहा है, और कंपेनिंग में जो लोगों का मूड और बॉडी लैंग्वेज रहा है, और स्पॉन्टेनियस जो भीड़ हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार माने कहीं कहीं तो इतनी भीड़ हुई, रात में भीड़ हुई। आपने देखा होगा कि मोबाइल टॉर्च जला करके लोगों ने मीटिंग मतलब सफल बनाया मीटिंग को, रात में, चूंकि इतना जी किए। तो इसलिए हमको लगता है कि तेजस्वी यादव का मतलब बढ़िया है इस बार। पिछले बार से कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार ज्यादा था, तो जी पिछली बार ज्यादा था तो इस बार कम थोड़े है। अब मान लिया कि ये लोग कहते हैं कि महिलाओं का जो वोट था 10,000 जी का, जो तो 10,000 जो पैसा गया है, 10,000 1.25 करोड़ महिलाओं को गया है। बिहार में कितनी महिलाएं वोटर हैं? 3 करोड़ से ज्यादा हैं, 3.5 करोड़ के आसपास हैं। तो बाकी जिनको नहीं गया है वो क्या करेंगी? जी जिनको नहीं गया बाकी, वो तो दे आर अनहैप्पी, दे आर एंग्री कि हम लोगों में आया नहीं। और इनमें जो गया भी 1.25 करोड़ में, तो अब मान लीजिए कि 36-37% को जोड़िए, जो इसका कोर वोटर है, सानी को मिला लीजिए, पान समाज के लोगों को मिला लीजिए, इनका 32% ले लीजिए, तो ये जोड़िए, लेफ्ट का ले लीजिए पूरा, तो इनमें तो लेने के बाद भी वोट नहीं देंगी। इसीलिए लड्डू उड्डू सबका ऑर्डर हो गया है तेजस्वी के यहाँ से। जी 14 तारीख के लिए लड्डू का भी ऑर्डर हो गया है, जो मेरे पास जी। जानकारी है। हाँ। नहीं, लेकिन एक चीज,
एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जो आपने स्टेटमेंट दिया और बड़े जिम्मेदारी के साथ आपने कहा, और ऐसी कोई वजह नहीं कि मैं आपकी बात पर यकीन ना करूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर नीतीश बाबू में और अमित शाह में, इन दोनों में बातचीत बंद है, बात नहीं हो रही है, अमित शाह को धर्मेंद्र प्रधान को भेजना पड़ रहा है कि जाओ भाई ये पैगाम लेके जाओ, नीतीश कुमार से बात करो। अगर ये दो टॉप लीडरशिप में इस वक्त बीजेपी को अमित शाह बिहार में लीड कर रहे हैं, 15 दिन से वो पटना में बैठे हैं, उधर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, दो प्रिंसिपल पार्टीज हैं, 100 सीटों पर लड़ रही हैं, बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं में बातचीत नहीं हो रही, तो क्या ये मैसेज नीचे जा रहा है काडर में, वोटर में, और क्या इसका नुकसान जेडीयू को ज्यादा उठाना पड़ेगा बिलारी साहब, या बीजेपी को ज्यादा उठाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बीजेपी को ज्यादा उठाना पड़ेगा, नीतीश को कुमार के क्या उठाना पड़ेगा? क्यों नीतीश कुमार को नहीं उठाना पड़ेगा, बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और नीतीश कुमार का ये हैबिट है, उनका स्वभाव है कि जब वो नाराज होते हैं तो सबसे पहले बोलचाल बंद कर देते हैं। ओके। वो अपने घर में जो अगर कार्यकर्ता है, नेता है, पत्रकार हैं, तो अपने घर में एंट्री बंद कर देते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं। पिछली बार भी ओके। ऐसा हुआ था, जो यहाँ के प्रभारी थे, उनसे उन्होंने भूपेंद्र यादव जी। कंप्लीट उनका हाँ बोलचाल बंद कर दिया था, उन्होंने अपने घर में आना बंद कर दिया था। उन्होंने कि नहीं, मैं किसी उनसे उनसे बात नहीं करूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, जी। धर्मेंद्र प्रधान ने बात किया। तो इस बार भी अमित, लेकिन ये देखिए, अमित। मेरे पास पक्की जानकारी है कि नीतीश कुमार और अमित शाह में, अब ये बात, ये मैं नहीं पता लगा पाया कि अमित शाह ने क्या प्रयास किया है बातचीत करने के लिए, ये मैं नहीं पता जी। लगा पाया। लेकिन ये इतना है कि बातचीत नहीं हुई है। नहीं हुई। और आप ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिससे नाराज होते हैं उसका फोन नहीं उठाते, उसको अपने घर में एंट्री नहीं देते, उससे बातचीत बंद कर देते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये तो सब जानते हैं। मैं सरोज जी के पास आ रहा हूँ, एक क्विक रिएक्शन में लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं अभिषेक के पास भी आऊंगा और लखेड़ा साहब के पास भी। एक क्विक रिएक्शन सरोज जी चाह रहा था, क्योंकि आप हर सीट पर जा रहे हैं और कई बार आप दो दो बार बहुत सी सीटों पर जा चुके। मुझे ये बताइए कि बीजेपी की जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी अग्नि परीक्षा है, 6-6 सीट पर लड़ रहे हैं, चिराग पासवान है 29 सीट पर लड़ रहे हैं, 40 सीट से ज्यादा हो गई। ये छोटी छोटी पार्टियां कैसा कर रही हैं? इनका स्ट्राइक रेट बढ़ा है, स्ट्राइक रेट घटा है, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, या हाशिए पर है ये? पूरा एनडीए का भविष्य ही तय कर रहा है कि ये छोटी पार्टियां कैसा परफॉर्म करती है। 6 सीटें जीतन राम मांझी की, कल वोटिंग होनी है। 15 सीटें चिराग पासवान की और कल 4 कल सीटें उपेंद्र कुशवाहा की। जी। ये सीटें तय करेगी कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी या नहीं बनेगी। ओके। क्योंकि अभी तक जो फीडबैक है जमीन से, पहले चरण में जो हुआ, चिराग पासवान की सीटों पर उस तरह से एनडीए परफॉर्म नहीं कर पाया। और जो 15 सीटें हैं दूसरे चरण की, उन 15 सीटों पर भी अगर आप गोविंदगंज को एक छोड़ दीजिए, तो और दूसरी सीटों पर हालत बहुत ही पतली है। भाई अभिषेक, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अच्छा नहीं कर रही, तो फिर ये तो लाइबिलिटी हो गई अमित शाह के लिए। भाई अगर चिराग पासवान उनको 29 में से 16-17 सीट नहीं देते, 50% स्ट्राइक रेट भी नहीं है, तो किस काम के? ये तो बोझ है, ये एसेट कहाँ है, ये तो लाइबिलिटी हो गए ना। चिराग पासवान को सीट नहीं देते तो उनके पास 5% वोट भी तो है उनके समाज का। उस ओके। 5% वोट को तो बाकी सीटों पर चाहिए। 29 सीटें मान लीजिए चिराग पासवान की है, लेकिन 29 के अलावा भी 214 सीटें हैं बिहार में। उन 214 सीटों पर पासवान समाज का वोट एनडीए के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि कल्पना कीजिए कि वो पासवान समाज का वोट अगर चला जाए महागठबंधन के साथ, तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। आज हम ये चर्चा कर रहे होते कि तेजस्वी 130-40 से कितना आगे है, ये चर्चा कर रहे होते। 5% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जी वो जी जी पासवान जी। समाज के वोट की कीमत चुकानी पड़ेगी एनडीए को कहीं ना कहीं। हाँ, ओके रही ओके। बात एनडीए के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस की बात यदि हम करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 42 सीटें मिली थी, वो 42 सीटें मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगी। अगर 30 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कारण कई सारे हैं। कारण ये है कि इस चुनाव में कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला, इस चुनाव में कोई राष्ट्रवाद जैसी चीजें बरगलाने वाली चीजें नहीं हुई। इस चुनाव में तमाम तरह से प्रधानमंत्री जो बोलते रह गए, घुसपैठिया और ये गृह मंत्री बोलते रह गए, कोई असर नहीं पड़ा। लखेड़ा साहब, जी।
भाई आपकी तो जी वहां ब्यूरोक्रेट से बड़ी बात होती है, ब्यूरोक्रेट से आपकी अच्छी दोस्ती, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। ये जो आईएएस आईपीएस हैं, ये क्या बता रहे हैं आपकी जो बातचीत हो रही है कि बिहार में क्या होने जा रहा है? भाई अफसरशाही के हाथ में तो लगाम होती है। ये कुछ बता रहे हैं कौन आगे कौन पीछे, किसको 40 सीट मिल रही, किसको 50 सीट, कुछ बता तो दीजिए अगर ऐसी कोई जानकारी है। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने असेसमेंट दे रहा है और साथ में एक पुछल्ला भी लगा रहा है, राइडर भी लगा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई बेईमानी नहीं की जो हरियाणा और महाराष्ट्र में की। ये एक ओके। बहुत बड़ी समस्या बिहार में, ब्यूरोक्रेट जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो यही असेसमेंट दे रहा है। अभी ब्यूरोक्रेट्स का जो जनरल फीलिंग है, ब्यूरोक्रेट्स भी बटा हुआ है, मतलब महागठबंधन का सपोर्टर भी है और उधर भी है। चलिए तो जो सवाल भी ये है, है, सवाल क्या ये कह है रहा कि है ये तो उनका ये बताइए। कहना है, जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ये है कि महागठबंधन डोमिनेट कर रहा है, महागठबंधन आगे है और 10-15 तेजस्वी, सीटों पर आगे है। लेकिन मेरा जो विचार है, अपना विचार, मैं ब्यूरोक्रेट के विचारों पर तो जा ही नहीं रहा हूं, मेरा अपना विचार है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अभी कोई प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया हेडक्वार्टर से नहीं हुई है, जबकि छोटी छोटी जी बातों पर इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट देता है। बिलारी साहब, भाई ये कह रहे हैं, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 10-15 सीटों से महागठबंधन आगे, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी और बाकी जो उनकी टीम है वो आगे चल रही है 10-15 सीटों से। और अभी मुझे सरोज जी बता रहे थे कि 18 तारीख को, शायद 18 तारीख को किसी पंडित वंडित से डेट निकलवाई है, 18 तारीख को शपथ की डेट वो भी फाइनल हो रही है कि अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो 18 तारीख को शपथ दी जाएगी। क्या वाकई तेजस्वी आगे चल रहे हैं या आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है? आपका जहन क्या कह रहा है भाई? 45 साल से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, बिहार के असेंबली इलेक्शंस को, पार्लियामेंट इलेक्शंस को। देखिए, मैं बताया आपको कि कांटे की टक्कर है और उस कांटे की टक्कर में तेजस्वी आगे दिखते हैं, ऐसा लगता है आगे दिखते हैं। लेकिन उनका आगे दिखना पिछली बार भी आगे दिख रहे थे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या हो गया खेला, उसकी आशंका बनी हुई है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि बीजेपी रूल्ड स्टेट से ऑब्जर्वर लाए गए। बीजेपी रूल्ड जी स्टेट से क्यों लाए गए, ये उन्होंने आशंका, इसकी आशंका अभी बनी हुई है। देखिए, मैं जब घूमा तो देखा कि मतलब है, उस लड़के का है। और तेजस्वी का तेज है, तेजस्वी का। हाँ प्रेम है, हाँ हाँ। और उन्होंने जो कांग्रेस का कर दिया कि कांग्रेस को आप लोग जिताइए, एक अपील किया है, वैसे कांग्रेस भी अभी मैंने पता किया आज दिन भर में बहुत सीटें जीत रही है कांग्रेस। कई सीटें मैं जानता हूं कि कांग्रेस जीत रही है। मैं कहा हूं, आपसे बताया हूं, आप ही क्या फिगर दिया हूं कि 25 से कम सीटें कांग्रेस नहीं जीत रही है। ये तो आप बड़ी नोट बात कर कह रहे हैं साहब, लीजिए, बड़ी इस बात कह रहे हैं बात आप। को नोट कर लीजिए। हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और वाम दल भी बहुत अच्छी संख्या में जीत रहे हैं। मुकेश सहनी भी जितना चाहिए उतना स्ट्राइक नहीं है, तो फिर लेकिन दिक्कत कहाँ है ये उनका बता भी दीजिए। जब कई सभी जगह। अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी तेज दौड़ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है महागठबंधन दिक्कत में? वही है जो पिछली बार दिक्कत हुआ था। मान लो कि थिन मार्जिन से अगर रहा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या हो काउंटिंग बंद सकता है कर दी बताइए जाती दीजिए। है, फिर 1 बजे रात में खोली जाती है, फिर कब क्या होने लगता है। अब ये तो बताने की चीज है, ये तो लखेड़ा जी बेहतर बता देंगे आपको। सब हम लोग देखे हुए, अचानक बंद हो जाता है, बंद कर दिया जाता है, चलिए अब खेला किया जाए। तो ये नहीं मैं इसकी आऊंगा, संभावना है जी। हाँ, क्योंकि लहर नहीं है, किसी का लहर नहीं है। मैं नीतीश लखेड़ा कुमार साहब के से पक्ष पूछूंगा। में सिंपैथी है, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के पक्ष में लहर है। जी जी, एक चीज और बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि भाई 10-15 सीटों का फर्क हो सकता है, कांटे की टक्कर है। मान लिया कांटे की टक्कर है और उसमें 60-65 सीट जो है वो नीतीश बाबू ले आए, 65-70 सीट जो है वो उनका भतीजा ले आया, और इधर बीच में अमित शाह अपने जो है एजेंडा चलाने लगे। क्या आपको एक ऐसी तस्वीर दिख रही है कि 14 तारीख को अगर सब कुछ स्मूथ नहीं रहा अमित शाह के लिए, तो नीतीश पाला बदलेंगे? अगर अमित शाह के लिए रास्ता स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार आज की स्थिति में
जो जिस उम्र के पड़ाव पर वो खड़े हैं, क्या वो आज की स्थिति में फैसला ले सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं जो उन्होंने हिम्मत पहले की, पाला बिल्कुल बदल लें? बिल्कुल हिम्मत करेंगे। इस समय जो मन भी बना चुके हैं, अगर इनको अगर मतलब बिना किसी किंतु परंतु इधर उधर किए मान लेते हैं बना देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर बनाने में हिचके ये लोग, कोई खेला करने का प्रयास किया तो फिर नीतीश नीतीश है और तुरंत जो है वो सीएम बन जाएंगे और तेजस्वी बना भी देंगे। जान लीजिए, मैं ओके। आपको कह देता हूँ थोड़ा बहुत भी कुछ करेंगे तो। नहीं, आपका ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार अमित शाह को छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान कर देंगे? और क्या, फॉर टाइम बिंग ये लोग अपना एक एग्रीमेंट कर लेंगे, 5 महीना 6 महीना 3 महीना रहेंगे, और उसके बाद जो है हो सकता है कि उनके पुत्र को ला करके डिप्टी सीएम बना दिया जाए या फिर किसी को कहेंगे, इस तरह की एक व्यवस्था ला करके अपना हट जाएंगे। ओके, बीजेपी चलिए। को रोकने एक में चूंकि ये कर सकते हैं। बिलारी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट जाते जाते दिया। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर नीतीश कुमार को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अगर लगता है कि अमित शाह उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, वो पाला बदलेंगे और तेजस्वी यादव चाचा के लिए कुछ महीने कुर्बानी देंगे। मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार बनेंगे, बाद में जाते जाते वो भतीजे की पीठ पर हाथ रख सकते हैं। ये हो सकता है, राज तिलक करा के जाएंगे। मैं जरा मुश्किल सवाल पर आ रहा हूँ सरोज जी, मुझे ये बताइए कि भाई जो मुस्लिम्स हैं, ये जो नेपाल से सटी सीमा है, ये जो पश्चिम बंगाल से सटी सीमा है, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम 20%, 25%, 30%, 40%, कहीं 60%, 68%, मुस्लिम्स के हाथ में कई सीटें हैं। क्या आज की रात मुस्लिम एक मुश्त जा रहा है, या कल सुबह स्प्लिट हो सकता है? ओवैसी में भी जा सकता है, पीके में भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। ऐसा है क्या, लेकिन या एक नहीं एक नहीं, साथ बिल्कुल जा वही रहा है? है। जो हमारे पास खबरें हैं वो यही है कि मुस्लिमों ने अपना एक मन बना लिया है, न केवल सीमांचल में बल्कि बहुत सारे इलाकों में। आप नरकटियागंज का उदाहरण लीजिए, फ्रेंडली फाइट लोग बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने मन बनाया कि नहीं, हमको कांग्रेस के साथ जाना है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। सीमांचल की आपने चर्चा की, 24 सीटें सीमांचल की, 12 एनडीए जीता, 7 महागठबंधन, 5 एआईएमआईएम। रिजल्ट बदलने वाला है, क्योंकि गोलबंदी हुई है मुसलमानों की महागठबंधन की पक्ष में। अभी देखिए कन्हैया सर भी बोल रहे थे कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, सीमांचल के इलाके में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, वहीं से उसको नतीजे आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के 20 से 25 सीट जीतने का अनुमान है तो इसमें सीमांचल के सीटों की बहुत बड़ी संख्या है, वहां वोट मिल रहा है। क्योंकि ओवैसी के लिए भरोसा घटा है मुसलमानों का, और क्योंकि भाजपा को रोकना है तो फिर तो एक होना पड़ेगा महागठबंधन के लिए। और दूसरी चीज, जो 53 सीटें हैं जिस पर लड़ रही है, 42 सीट जीतना है, तो सीमांचल में भी बीजेपी को अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि सीमांचल में जो कहानी है कुछ उल्टी पड़ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। अपना स्ट्राइक रेट जब बहुत हाई नहीं होगा उसका, तब तक वो अचीवमेंट वो नहीं करेगी, और सीमांचल में उसको इस बार नुकसान झेलना पड़ेगा। रिजल्ट बदलेगा, 12 सीटें नहीं आ रही है, सीटें घटने वाली है, 6-7 में एनडीए सिमट के रह जाएगा। ओके, ओके। एक बड़ी बात आपने कही कि मुस्लिम स्प्लिट नहीं हो रहा। इस बात पूरी तरह से मुस्लिम्स की कोशिश है कि महागठबंधन को लो, इस सरकार को हटाओ, डबल इंजन की सरकार को। अभिषेक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजेपी 53 सीटों पर लड़ रही है, कुल 122 सीटें, 53 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, और बीजेपी ने पिछली बार इन 53 में से 42 सीटें जीती थी। क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह और मोदी की जो कोशिशें रही हैं, पिछली 2020 जैसी परफॉर्मेंस बीजेपी देगी? 42 सीट मिल रही है बीजेपी को, या 42 से वो नीचे उतर रही है? दीपक जी, 42 सीटें तो तभी आएंगी जब मशीनों का खेल हो, मशीनें अपना करामात दिखा दें, तब जाके 42 सीटें आ सकती हैं। 53 में 42, और वो भी मैं अपने इलाके में देख रहा हूं जहां से बीजेपी का स्ट्राइक रेट बना था पिछले चुनाव में, वही हालत खस्ता है। और अब असल खेल देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल शाम हमें लगता है कि कल शाम मुख्यमंत्री आवास में कौन गया नहीं गया, 5 बजे के बाद उन परिस्थितियों पर चर्चा करनी पड़ेगी, राजभवन पर चर्चा करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी को तैयार रहने के लिए कह दिया गया होगा। राजभवन
तैयारी कर रहा है तो अभिषेक मनु सिंघवी भी तैयारी कर रहे होंगे, जो हालात बन रहे हैं। अभिषेक ने एक बड़ी बात कही। अभिषेक ने कहा कि भाई 53 सीटों में पिछली बार 42 सीटें आई थी, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। बीजेपी ऐसा स्ट्राइक रेट अब जेडीयू की शायद भी 20 सीटें ही थी। जेडीयू को जो अभी 44 लड़ रही है, पिछली बार ज्यादा लड़ी थी, 20 सीटें ही आई थी इस इलाके में सेकंड फेज में। जी। कहने का आरजेडी के मतलब ये है पास कि 35 सीटें थी। कहने का मतलब है कि बीजेपी को आउट परफॉर्म करना, एक बहुत जबरदस्त पारी खेलनी होगी, एक ऐसी पारी खेलनी होगी जहां वो पुराने रिकॉर्ड अपने बीजेपी तोड़े, तभी जाके वो प्रथम पंक्ति में खड़ी हो सकती, पहले पायदान पे चढ़ सकती। जो बात अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, ये बात अगर वाकई पुख्ता है तो बीजेपी को इस फेज में रिकॉर्ड तोड़ने होंगे अपने, अदरवाइज बीजेपी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं जरा आ रहा हूं अब लखेड़ा साहब, आप ही के पास आ जाऊं। मुझे लगा कि इलेक्शन कमीशन को लेके बहुत सी बातें हैं, और कल के बाद तो फिर इलेक्शन कमीशन की ही बातें होनी है और महीनों जी होनी है। मुझे ये बताइए वो भिलारी साहब कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं, भाई असेंबली चुनाव है, कोई 2000 से जीता, कोई 3000 से जीता, कहीं 4000 का अंतर है, कहीं 800 वोटों का अंतर है। जिन सीटों पर अंतर बहुत कम है, मान लीजिए 1500, 1000, 500, 600, क्या इसमें खेल हो सकता है? क्या खेल कर सकती है स्टेट मशीनरी, डबल इंजन की सरकार, सिस्टम? ये तो दीपक जी, ये जाहिर सी बात है। और पिछले 2020 के चुनाव का ये नतीजा बता रहा है कि जो नेक टू नेक सीटें थी वो जी महागठबंधन को हराई गई, खासतौर पर आरजेडी को हराई गई, बहुत मामूली मामूली अंतर से हराई गई। मैं ये मानता हूं कि अगर महागठबंधन ने कोई सीट निकालनी है तो उसका मार्जिन जो है, जो अब जीतने का जो जीत मार्जिन का है, मार्जिन। उसका टारगेट 8 से 10,000 जब तक इनका नहीं ओहो। होगा तब तक ये रेजर पॉइंट पर रहेंगे, ब्लैंक रेंज पर रहेंगे। अगर इनको अपना मार्जिन बढ़ाना है तो 8-10 ओके से ऊपर अपना मार्जिन रखें। भाई, ये तो बड़ी बात अदरवाइज आप। इनको जीतने, जो इलेक्शन मशीनरी है, इनको जीतने नहीं देगी, क्योंकि इतना इलेक्शन कमीशन खेल कर रहा है, हर लेवल पे खेल कर रहा है। और जो वोटिंग का मैं अभी बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ज्ञानेश कुमार ने, जिस दिन घोषित किया था चुनाव परिणाम, चुनाव कार्यक्रम, उसमें उन्होंने कहा था कि कहीं अगर एक भी वोटर होगा तो उसको हम वोट डालने से वंचित नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि एक वोटर के लिए भी एक पोलिंग बूथ बनाया जाए। अभी बिहार में सारी जनता ने देखा, सारा छाया टीवी मीडिया पे, डिजिटल पे, जी हाँ। कि लोगों को नाव पे गुंडे आ गए, वहां पुलिस ने भगा दिया लोगों को। तो ये बताइए कि वहां तो 300-400-500 वोट तो आए होगा जिनको भगाया है, तो वहां आपने पीएस क्यों बनाया? यहीं से शुरू हो रही है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर आंख मूंदे हुए है, उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार जी। में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा है। ओके, ये ठीक हवा है, में तीर ठीक। मार रहे हैं, और अपोजिशन पार्टीज, जो विपक्षी ठीक। महागठबंधन है, वो भी शांत बैठा हुआ है। वो इस चीज पर कितना ध्यान दे रहा है, कितना ध्यान चलिए, दे रहा है, एक नहीं एक दे रहा एक है, ये एक तो आपने भगवान ही के हाथ एक में है आपने जी। आपने एक अपने तजुर्बे से एक सलाह दी, लेकिन सलाह बड़ी आपकी बहुत ऐसी मुश्किल सलाह आपने दी। आपने कहा कि भैया जो विपक्ष का है, महागठबंधन का उम्मीदवार, यानी कांग्रेस का, तेजस्वी का, मुकेश सैनी का, अपोजिशन का उम्मीदवार जीते, और वो भी 8000 वोट से ज्यादा मार्जिन हो। मतलब हमें जीतना भी है और 8000 से ऊपर जीतना है। ये तो बहुत जी बहुत मुश्किल जी चुनौती है बिल्कुल। साहब। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम 2000 से जीत रहे हैं, 3000 वोटों से जीत रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं जीतने देंगे, नहीं ओके। जीतने देंगे। ठीक 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 जी ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। भाई लास्ट राउंड कर लें, कल भी लास्ट राउंड है तो यहाँ भी लास्ट राउंड हो जाए। तो भाई सरोज जी भी जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपको अब क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन आगे, कौन जीत रहा है, ये युद्ध कौन जीत रहा है? इस युद्ध के बारे में तस्वीर ज्यादातर साफ हो गई, और हमको अब लग रहा है आज की देख के जो ट्रेंड है और जो फीडबैक है, कल तो मतदान होगा ही होगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रही है। चलिए, ओके। उसके और ठीक पीछे जनता दल यूनाइटेड है और उसके पीछे बीजेपी है। आरजेडी का मेरा अनुमान है 70 से 80 सीटों पर आरजेडी आके टिकेगी, और आज जनता दल यूनाइटेड 60 से 70 सीटों पर आके टिकेगा। सरोज ये सिंह हमको बहुत ही, मोटे तौर पर लग रहा है। जी जी, सरोज सिंह बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर हैं, बहुत ही निष्पक्ष हैं। आज है बहुत बोल्ड बयान दे दिया इन्होंने ये कि लगता है। इन्हें इन्हें आरजेडी आगे दिख रही है और 70-80 सीट तक पहुंच सकती है। और नंबर 2 पे ये जेडीयू को बता रहे हैं, नंबर 3 पर मोदी शाह यानी बीजेपी को बता रहे हैं। अभिषेक जी,
फाइनल राउंड, फाइनल आंसर 30 सेकंड में बताई दीजिए इसमें क्या है। दीपक जी, अब मेरा घुमाना अनुमान फिराना नहीं, सीधे बताइएगा। जी, इसमें नो सीधा बता जलेबी, रहा हूँ। ओनली स्ट्रेट। यस, नहीं, मैं स्ट्रेट ही बताता हूँ और सीधा बता रहा हूँ आपको जी हाँ, कि बता दीजिए। पिछली बार की संख्या जो भाजपा की 74 थी उससे नीचे आ रही है। आरजेडी ओके। की पिछली बार की संख्या जो 75 थी उससे नीचे आ रही है, ज्यादा नीचे नहीं आ रही है। जेडीयू की संख्या जो 43 थी उससे ऊपर जा रही है। कांग्रेस पार्टी 19 पे थी। +-4, मुझे लगता है कि वही कांग्रेस पार्टी रुकेगी। 19 पर अच्छा, थी, +-4, और लेफ्ट चलिए पार्टियां यथावत होंगी, +-2-3, यही कह सकते हैं। चलिए, डेटा के आदमी है, इन्होंने जवाब डेटा वाला दिया, एकदम चैट जीपीटी टाइप। इन्होंने कहा कि भाई 75 जो है सीटें मिली थी, 75 सीटें मिली थी तेजस्वी को, इस बार 75 से थोड़ा सा कम। 74 सीटें मिली थी बीजेपी को, उससे थोड़ा कम। नीतीश बाबू को 43 सीटें मिली थी, उससे थोड़ा ऊपर। तो भाई ये तो आपने बहुत साइंटिफिक बता दिया। भाई लखेड़ा साहब, आपसे सवाल पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि आपका जवाब तो मुझे पता है। आप कहेंगे कि नो प्रोडिक्शन, मुझे तो प्रोडिक्शन नहीं करना, फिर भी रस्म तो है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बताइए साहब। नहीं नहीं, देखिए आखिरी हमें सवाल। प्रेडिक्शन करने हाँ, में, हम प्रेडिक्शन हमने पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा हो तो प्रेडिक्शन का कोई फायदा है। अब आप ये बताइए ना ठीक कि है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी चारों तरफ से घेराबंदी है इस इलेक्शन में, इधर वोटर घेर रहा है, इधर अपोजिशन घेर रहा है, इधर नीतीश कुमार घेर रहे हैं, इधर दूसरी पार्टियां घेर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, जो मेरी रिपोर्ट है, उनके जो कंट्रोल रूम जो उनके जी, संचालित करते हैं लोग, उनके करीबी सूत्रों से मेरे सोर्सेस है कि वो बहुत डरे हुए हैं बीजेपी वाले। उनका कहना है कि 60 से नीचे गए तो नाक कट जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है, और ओके, बाकी तो आप लगा ही रहे हैं, लेकिन इसमें वही राइडर है कि स्वतंत्र और ठीक निष्पक्ष है चुनाव होने अगर जी, नहीं होंगे तो ये चलिए कुछ भी हो सकता है। जी, ठीक है। लखेड़ा साहब एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, इनका कहना है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते तो मैं प्रेडिक्शन जरूर करता एक एक्सपर्ट के तौर पे, इसलिए मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। ये उनका, उनकी अपनी राय है। सरोज जी ने आज बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आरजेडी तेजस्वी इज गोइंग टू बी नंबर 1 पार्टी, नंबर 1 बोल रहे हैं, उन्होंने सीटें भी बताई। अभिषेक ने बहुत ही डेटा टाइप का एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई इतनी मिली थी तो इतनी रहेंगी, यानी ये कह रहे हैं कि आरजेडी जितनी पिछली बार थी 75, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी आगे रहेगी। और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी इन्होंने भविष्यवाणी नहीं करी है, सिर्फ इन्होंने ये बताया है कि नीतीश कुमार पिछली बार से बेहतर करेंगे, ये वो कह रहे हैं। और उससे पहले भिलारी साहब जो किंग हमारे साथ जुड़े थे, किंग ने भी कहा कि हमको लगता है कि तेजस्वी आगे चल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 4 में से 2 हमारे एक्सपर्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कह रहे हैं कि तेजस्वी का जो रथ है वो आगे है। अब कल शाम तक एग्जिट पोल आ जाएंगे, उसके 2 दिन के बाद 2 रातें और हैं, उसके बाद सीधे सीधे दोस्तों नतीजे। मुझे नहीं लगता ये प्रोडिक्शन का सब, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांटे की मुझे टक्कर दिख रही है। और अगर जो लखेड़ा साहब ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो इस बार सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन 15 दिन से, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 15 दिन से खूंटा गाड़कर अमित शाह पटना के एक होटल में बैठे हैं, और बकौल कांग्रेस जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उस होटल में सबको ब्लॉक कर दिया गया है। इसको भी समझिए, जो ऑपरेशन अमित शाह का चल रहा है चोरी छिपे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, आप आए। सरोज भाई, आज आपने तो थैंक बहुत यू। बोल्ड स्टेटमेंट दिया, सैल्यूट करता हूं आपको। और आपने ये भी बताया कि 18 तारीख को शपथ की तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी, चलिए भाई देखेंगे क्या होता है। अभिषेक, आपका डेटा है तो डेटा टाइप का जवाब, उसको भी सलाम है। और भिलारी साहब जो थे उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी आगे चल रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर मिलते हैं, और 11 तारीख को भी हम एनालिसिस करेंगे, और 14 को तो एनालिसिस करनी ही करनी जब मशीनें खुलेगी। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब। सरोज जी थैंक थैंक यू। यू सो मच। अभिषेक भाई शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।